नमस्कार। जीपीसी झुंझुनू के यूट्यूब चैनल पर मैं शैलजा चौधरी लेकर आई हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की सीरीज़। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की सीरीज़ में आज का हमारा चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 3, रोटेशनल मोशन। तो चैप्टर नंबर 3 रोटेशन मोशन में आज हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि अभी तक हमने जो पुराने जो चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 2 है, उसमें वस्तु की गति का अध्ययन किया था। उस समय हमने वस्तु की गति का अध्ययन करते समय फाइनाइट आकार के पिंडों को, कणों को एक बिंदुवत कण माना था। परंतु इस प्रकार के पिंडों की गति का अध्ययन एक आदर्श शर्त की प्रतिबंध के आधार पर ही किया गया था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये अव्यवहारिक भी था और अपर्याप्त भी था, क्योंकि इस प्रतिबंध का नियम मानकर विस्तृत पिंडों अर्थात एक्सटेंडेड जो ऑब्जेक्ट है उनकी गति का अध्ययन करना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जैसे कोई चकती है, पहिया है या फिर अपनी छत का पंखा है, इन सभी की गति का अध्ययन हम इनको बिंदु कण मानकर नहीं कर सकते। ऐसे एक्सटेंडेड पिंड प्रथमतः कणों का एक निकाय है, जिसमें कणों के जो बीच की दूरियां हैं वो अनचेंज्ड रहती है। ऐसा मानकर विवेचन एक निकाय की गति से हम प्रारंभ करेंगे। यहाँ कणों के निकाय का द्रव्यमान एक मुख्य अवधारणा होती है। हम कणों के निकाय के द्रव्यमान केंद्र की गति का अध्ययन करेंगे और फिर परिमित आकार के पिंडों की गति को समझने में इस अवधारणा का यूज करते हैं। भी इससे पहले के जो चैप्टर हैं वहाँ पे आपने बिंदुवत कण माना था, परंतु जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हैं उनकी गति को आप उनको बिंदुवत कण मान के नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अलग कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, द्रव्यमान केंद्र का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले अपने समझते हैं आखिर दृढ़ पिंड ही क्या चीज़ है। बारी बारी इसमें नाम आ रहा है दृढ़ पिंड। दृढ़ पिंड का कॉन्सेप्ट हम जानते हैं कि आखिर दृढ़ पिंड होता क्या है। तो वे पिंड जिनकी बाह्य बल लगाने पर आकृति अनचेंज रहती है, या फिर कहें उनके अंदर के जो कण हैं उन कणों के बीच की दूरी अपरिवर्तित रहती है, को हम दृढ़ पिंड कहते हैं। प्रकृति में कोई भी वस्तु एग्जैक्टली दृढ़ पिंड नहीं होती, क्योंकि उच्च दाब पे या फिर बल लगाकर वस्तु में हम विकृति उत्पन्न कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 में आपने प्रत्यास्थता वाले चैप्टर में विकृति को देखा था। अतः ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए हम एक आदर्श आइडियल दृढ़ पिंड की कल्पना करते हैं, जिसमें हम ये मान लेते हैं कि किसी भी तरह की विकृति नगण्य रहती है। दृढ़ पिंड क्या है? जिसमें उनके कणों के बीच की दूरी अपरिवर्तित रहती है या फिर कहें विकृति नगण्य रहती है। अब यदि दृढ़ पिंड की गति के अंदर ट्रांसलेशनल स्थानांतरण गति तो होती ही है, उसके साथ में घूर्णन गति भी सम्मिलित होती है। यदि दृढ़ पिंड उससे गुजरने वाली स्थिर अक्ष के प्रति घूर्णन करता है तो उस पिंड की शुद्ध घूर्णन गति कहते हैं उसे, तथा x को घूर्णन x कहते हैं। छत के पंखे की गति शुद्ध घूर्णन गति का ही उदाहरण है, परंतु कुछ स्थितियों में दृढ़ पिंड की गति के दौरान घूर्णन अक्ष है वो स्थिर नहीं रहती है। कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें जब दृढ़ पिंड अपनी अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करता है तो उसकी जो घूर्णन अक्ष है वो स्थिर नहीं रहती है। इस स्थिति में दृढ़ पिंड की गति में घूर्णन गति तो है ही है, क्योंकि वो घूम रहा है उस अक्ष के चारों तरफ, इसके साथ साथ में स्थानांतरण गति भी है। इसी वजह से उसकी जो घूर्णन अक्ष है वो फिक्स नहीं रह पा रही, स्थिर नहीं रह पा रही है। यदि गति के दौरान दृढ़ पिंड के कण परस्पर समांतर पथ में रहते हुए गति करते हैं तो उसमें स्थानांतरित गति भी होती है, ट्रांसलेशनल गति मोशन भी उसके होती है। परंतु जब गति के दौरान पिंड का कण घूर्णन अक्ष के सापेक्ष अपनी स्थिति परिवर्तित करता है तो वो गति घूर्णन और स्थानांतरण गति इन दोनों का मिक्सचर होगा। स्पष्ट है कि घूर्णन गति के दौरान दृढ़ पिंड का प्रत्येक कण घूर्णन अक्ष के प्रति सर्कुलर गति करता है। गति के दौरान घूर्णन अक्ष या तो स्थिर मानी जाती है, या तो स्थिर है या फिर अपनी दिशा परिवर्तित कर सकती है। स्थिर है तो सिर्फ रोटेशनल मोशन होगी, और स्थिर नहीं है तो उसके साथ रोटेशन के साथ में ट्रांसलेशन भी होगा।
अतः यदि दृढ़ पिंड का प्रत्येक बिंदु वर्ताकार पथ में गति करता है तो प्रत्येक वर्त का जो केंद्र है वो एक उभयनिष्ठ रेखा पर स्थित होता है और उस गति को शुद्ध घूर्णन गति कहते हैं। और वो जो रेखा है जिसके सापेक्ष घूर्णन करता है वो घूर्णन अक्ष कहलाती है। अब आप डायग्राम देख रहे हैं 7.3, इसमें पिंड की घूर्णन गति को दर्शाया है। इसमें जो कण घूर्णन अक्ष से कम दूरी पर है r1 वाला, वह कम त्रिज्या का वृत्त बनाता हुआ घूमता है, और जो कण घूर्णन अक्ष से अपेक्षाकृत अधिक दूरी पे है, जैसे r1 की बजाय r2, r2 की बजाय r3, जो ज़्यादा दूरी पर है वो अधिक त्रिज्या के वृत्त में घूमता है, और सभी का केंद्र AB लाइन ही है। तो कुछ विशेष परिस्थितियों में दृढ़ पिंड के घूर्णन अक्ष की स्थिति में परिवर्तन होता रहता है, परंतु उसमें कोई स्थानांतरण गति नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल है लुट्टू की गति। लुट्टू में क्या होता है कि उस लुट्टू की गति को पुष्परण गति भी कहते हैं। तो आज आपने क्या देखा, दृढ़ पिंड कौन होते हैं, जिनके जो कणों के बीच की दूरी है नियत रहती है। अगर दृढ़ पिंड है अपने अंदर से गुजरने वाले स्थिर अक्ष के प्रति घूर्णन करता है तो उस पिंड की प्योर रोटेशन मोशन होती है, ठीक है। परंतु अगर उसकी घूर्णन करते समय उसकी घूर्णन अक्ष स्थिर नहीं रहे तो इसका मतलब है प्योर रोटेशन नहीं है, रोटेशनल मोशन के साथ में स्थानांतरण गति भी है। तो इस प्रकार आज आपने रिजिड बॉडी को देखा, रोटेशन मोशन को देखा और रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन को देखा। जिस प्रकार से सिंपल जो ट्रांसलेशन मोशन हो रही थी उसमें आपने विस्थापन को देखा था, उसी प्रकार से इस रोटेशनल मोशन में हम देखेंगे कोणीय विस्थापन को या फिर कहें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। दृढ़ पिंड अपनी स्थिर घूर्णन अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करता है, तो पिंड का प्रत्येक कण घूर्णन अक्ष के सापेक्ष एक निश्चित कोण से घूमता है। इस निश्चित कोण को ही कोणीय विस्थापन कहते हैं। अर्थात कोणीय विस्थापन वह कोण है जिससे दृढ़ पिंड अपने अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करता है, उसे उस पिंड का कोणीय विस्थापन कहते हैं। इसे थीटा के द्वारा व्यक्त किया जाता है। और एक दृढ़ पिंड छड़ की घूर्णन गति को डायग्राम में हमने दर्शाया है, जिसमें जो पिंड बिंदु O से गुजरने वाली तथा XY तल के लंबवत है उसके सापेक्ष घूर्णन गति कर रहा है। छड़ के घूर्णन के दौरान छड़ का प्रत्येक बिंदु समान कोणीय दूरी से विस्थापित होगा, जो वर्ताकार पथ का निर्माण करेंगे, जिनके जो केंद्र बिंदु है, जिनके केंद्र बिंदु O से गुजरने वाले अक्ष पर ही स्थित होते हैं। यदि हमने मान लिया कि छड़ की लंबाई L है तथा थीटा कोण घूमने पे PR बराबर S दूरी वो तय करता है, तो कोणीय विस्थापन थीटा हो जाएगा S/L। तो S बराबर आ जाएगा थीटा इंटू L। थीटा को नापते हैं रेडियन में, रेडियन को डिग्री में आपस में परिवर्तन किया जा सकता है। किस प्रकार परिवर्तन किया जा सकता है कि एक रेडियन बराबर होता है 360 डिग्री बटा 2π, जिससे एक रेडियन की वैल्यू 57.3 डिग्री आ जाती है। चूँकि थीटा था S/L, S खुद क्या था, एक दूरी था, और L भी लंबाई थी, तो ये एक जो थीटा है आपका वो दो लंबाइयों का अनुपात है, अतः इसकी कोई भी विमा नहीं होगी। इसके साथ साथ जो कोणीय विस्थापन है उसको हम सदिश राशि नहीं मानते हैं, क्योंकि ये सदिश योग के क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। यानी θ1 प्लस θ2 बराबर नहीं होगा θ2 प्लस θ1 के, ये तो सदिश नहीं है। परंतु जो अत्यल्प कोणीय विस्थापन है dθ वो सदिश होता है, यानी dθ1 प्लस dθ2 बराबर होगा dθ2 प्लस dθ1 के, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन वो एंगल है, वो कोण है जिससे जो दृढ़ पिंड है अपने अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करता है। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं, इसको रेडियन में नापते हैं और इसकी कोई विमा नहीं होती, क्योंकि थीटा खुद दो लंबाइयों का अनुपात है, तो ये एक विमाहीन राशि है, इसका मात्रक रेडियन है और इसे थीटा से प्रदर्शित किया जाता है। अब जिस प्रकार सिंपल स्थानांतरण गति में आपने विस्थापन के बाद में वेग पढ़ा था, उसी प्रकार से इस रोटेशनल मोशन में आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ गया है, तो इसके पश्चात आप अध्ययन करेंगे एंगुलर वेलोसिटी का।
कोणीय वेग का। आखिर क्या है कोणीय वेग? दृढ़ पिंड की घूर्णन गति को कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर से हम समझा सकते हैं, जिसे कोणीय वेग कहा जाता है। वेग क्या था? दूरी बटा समय। अगर कोणीय वेग की हम बात करेंगे तो हो जाएगा कोणीय विस्थापन बटा समय। वेग को v से प्रदर्शित करते थे और कोणीय वेग को ओमेगा w से व्यक्त किया जाता है। कोणीय वेग एक अक्षीय वेक्टर राशि है जिसकी दिशा दृढ़ पिंड की अक्ष के अनुदिश होती है। यदि दृढ़ पिंड वामावर्त दिशा में घूर्णन करता है तो उसका कोणीय वेग घूर्णन अक्ष के समांतर पिंड के तल के बाहरी ही होगा। अर्थात यदि पिंड xy तल में वामावर्त दिशा में गति करे तो उसका घूर्णन z दिशा में तथा दक्षिणावर्त दिशा में घूर्णन गति करेगा तो कोणीय वेग किस डायरेक्शन में होगा? -z डायरेक्शन में। xy में है तो होना z है। अब वामावर्त है तो +z डायरेक्शन में, दक्षिणावर्त है तो -z डायरेक्शन में। कोणीय वेग की दिशा है उसको हम दाहिने हाथ के नियम से निकाल सकते हैं। कोणीय वेग की दिशा को डायग्राम में समझाया गया है। अगर आपकी जो अंगुलियां हैं वो आपकी घूर्णन गति की दिशा में है तो आपका अंगूठा है वो प्रदर्शित करेगा ओमेगा को। तो किस तरह से निकालेंगे? दिशा ज्ञात करते समय दाहिने हाथ से घूमने वाले पिंड की अंगुलियों से इस प्रकार से पकड़ा जाए कि अंगुलियों को घूर्णन की दिशा में करल की हुई या मोड़ी गई हो तो अंगूठा है वो W की दिशा को व्यक्त करेगा। और कोणीय वेग का मात्रक क्या होगा? अपने को पता था कोणीय विस्थापन का रेडियन है तो कोणीय वेग हो जाएगा आपका कोणीय विस्थापन बटा समय यानी रेडियन बटा सेकंड से इसको नापा जाता है। तो कोणीय वेग क्या है? बिल्कुल स्थानांतरिय वेग क्या था? दूरी बटा समय। उसी प्रकार कोणीय वेग होगा कोणीय विस्थापन बटा समय। कोणीय विस्थापन को आप नापोगे रेडियन में, समय को नापोगे सेकंड में, तो इसका मात्रक आ जाएगा रेडियन बटा सेकंड। और इसकी डायरेक्शन कैसे पता चलेगी कोणीय वेग W की? तो दाहिने हाथ से निकालेंगे। अगर आपकी रोटेशन मोशन आपकी अंगुलियों की डायरेक्शन में है, मुड़ी हुई अंगुलियों की डायरेक्शन में आपकी रोटेशन मोशन हो रही है तो आपका जो अंगूठा है वो प्रदर्शित करेगा W की डायरेक्शन को। अब हम देखते हैं यदि T2 माइनस T1 यानी डेल्टा T समय अंतराल में कोणीय विस्थापन हमने मान लिया θ2 माइनस θ1 अर्थात डेल्टा थीटा है तो औसत कोणीय वेग किस प्रकार से व्यक्त किया जाएगा? औसत कोणीय वेग बराबर हो जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी यानी θ2 माइनस θ1 बटा T2 माइनस T1। यदि आपका जो डेल्टा टी है उसका मान अत्यल्प है यानी डेल्टा टी टेंड्स टू 0 ही है तो पिंड के कोणीय वेग को ताक्षणिक कोणीय वेग कहते हैं, जिसे निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है कि W ताक्षणिक होगा डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी, लिमिट है डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0। इस ताक्षणिक कोणीय वेग को ही कोणीय वेग के नाम से जाना जाता है। कोणीय वेग का मान पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है तथा कोणीय चाल सदैव ही धनात्मक होती है। कोणीय वेग पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है परंतु जो इसकी स्पीड है, एंगुलर स्पीड है, कोणीय चाल है वो सदैव ही पॉजिटिव होती है। तो इस प्रकार से आपने कोणीय वेग देखा। कोणीय वेग बिल्कुल से स्थानांतरण गति के वेग के समान है, बस प्रयोग करना है कोणीय विस्थापन बटा समय को यानी रेडियन बटा सेकंड को। डायरेक्शन दाहिने हाथ से निकाल लेनी है। अब कोणीय वेग पढ़ लिया तो अब कोणीय वेग के बाद में हम अध्ययन करेंगे कोणीय त्वरण की। तो हमें पता है कि स्थानांतरण गति में त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। A बराबर होता है V अपॉन T। तो इसी प्रकार कोणीय त्वरण क्या होगा? कोणीय वेग बटा समय होगा। अतः जब किसी दृढ़ पिंड के कोणीय वेग का मान परिवर्तित होता है यानी कोणीय वेग में परिवर्तन होता है तो उसमें कोणीय त्वरण है वो उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए हम देखें, जब हम साइकिल को चलाते हैं या फिर उसको रोकते हैं तो दोनों ही कंडीशन में कोणीय वेग में परिवर्तन हो रहा है कि पहले वो चल रही है और उसको रोक दिया, चेंजेस आ गया, या फिर वो रुकी हुई को चला दिया तो चेंजेस आ गया। अर्थात पहिए में कोणीय त्वरण उत्पन्न हो रहा है, उसका कोणीय वेग परिवर्तित हो रहा है। चल रहा था तो रुक गया है, रुके हुए को चला रहे हैं तो कोणीय वेग चेंज हो रहा है। तो इस वजह से कोणीय वेग में चेंजेस होने की वजह से कोणीय त्वरण उत्पन्न हो रहा है, एंगुलर एक्सीलरेशन उत्पन्न हो रहा है। अतः
पिंड के कोणीय वेग में परिवर्तन की जो दर है वो दर ही कोणीय त्वरण कहलाती है। जिस प्रकार कोणीय वेग को आपने ओमेगा से प्रदर्शित किया था, उसी प्रकार कोणीय त्वरण को आप अल्फा के द्वारा व्यक्त करते हैं तथा यह एक सदिश राशि है। और इसका मात्रक क्या होगा? कोणीय वेग बटा समय होगा। कोणीय वेग था रेडियन बटा सेकंड और समय का सेकंड, तो ये आ जाएगा रेडियन बटा सेकंड स्क्वायर। जैसे उसमें था मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वैसे ही कोणीय त्वरण होगा रेडियन बटा सेकंड स्क्वायर। अब हमने मान लिया T1 तथा T2 क्षण पर दृढ़ पिंड के कोणीय वेग ω1 तथा ω2 है। अतः पिंड का हम औसत कोणीय त्वरण निकालें तो औसत कोणीय त्वरण अल्फा एवरेज क्या होगा? डेल्टा ओमेगा बराबर अपॉन डेल्टा टी, यानी W2 माइनस W1 बटा T2 माइनस T1। कोणीय त्वरण की दिशा को हम दाएं हस्त नियम से ज्ञात करते हैं। अल्फा की दिशा पिंड के कोणीय वेग में वृद्धि की दिशा में होती है, अर्थात यदि W2 ग्रेटर देन है W1 से कोणीय वेग में वृद्धि पर अल्फा का मान धनात्मक होगा, और यदि W2 लेस देन है W1 से यानी कोणीय वेग में कमी हो रही है तो कोणीय त्वरण की दिशा कोणीय वेग के विपरीत ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो अल्फा की दिशा क्या है? कोणीय वेग में वृद्धि की दिशा में होगी। यदि डेल्टा टी का मान अत्यल्प हो यानी डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो तो पिंड के कोणीय त्वरण को हम क्या कहेंगे? ताक्षणिक कोणीय त्वरण या फिर केवल कोणीय त्वरण के नाम से जाना जाता है। तो अल्फा ताक्षणिक कितना होगा? डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, जहाँ पे लिमिट लगाएंगे डेल्टा टी टेंड्स टू 0। चूँकि हम जानते हैं ओमेगा बराबर होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, इससे अल्फा क्या आ जाएगा? डी अपॉन डी टी, और ओमेगा की जगह रख देंगे डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, जिससे अल्फा आ जाएगा आपका डेल्टा स्क्वायर थीटा अपॉन डेल्टा टी स्क्वायर। तो इस प्रकार कोणीय त्वरण क्या है? कोणीय वेग में परिवर्तन की दर। कोणीय वेग क्या था? कोणीय विस्थापन बटा समय था। तो कोणीय त्वरण क्या आ जाएगा आपका? कोणीय त्वरण को अल्फा से प्रदर्शित किया था, कोणीय त्वरण अल्फा बराबर आ जाएगा ओमेगा अपॉन टी। ओमेगा खुद क्या था? वेग क्या था? कोणीय विस्थापन थीटा अपॉन समय। तो इस प्रकार आ जाएगा अल्फा बराबर आ जाएगा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। तो आज के इस चैप्टर में आपने देखा कि अभी तक हम जो कैलकुलेशन कर रहे थे वस्तु की गति की, वहाँ पे पिंडों को बिंदुवत कण माना था, परंतु जब हमारे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट थे तो बिंदुवत कण नहीं मान के हमने रिजिड बॉडी वाला कॉन्सेप्ट देखा था। रिजिड बॉडी क्या थी? वे पिंड थे जिन पर बाह्य बल लगाने पर उनकी जो आकृति है वो अपरिवर्तित रहती है, अर्थात जो उनके बीच की जो अंतरकणीय दूरी थी वो अपरिवर्तित रहती है। इसे दृढ़ पिंड कहते हैं। दो तरह के मोशन देखे थे, स्थानांतरण गति तथा घूर्णन गति। जब दृढ़ पिंड अपनी अक्ष के प्रति घूर्णन करता है और उसकी अक्ष स्थिर रहती तो प्योर रोटेशन है, अगर उसकी अक्ष स्थिर नहीं रहती तो यानी रोटेशन के साथ में उसकी स्थानांतरण गति भी है। स्थानांतरण गति का जो साधारण आपने विस्थापन देखा था उसी तरह से कोणीय विस्थापन है। कोणीय विस्थापन तो वो एंगल है जिससे दृढ़ पिंड अपनी अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करता रहता है, जिसे आपने थीटा से प्रदर्शित किया था। थीटा की कोई विमा नहीं थी, मात्रक रेडियन था, रेडियन में नापा था। रेडियन को आप चेंज कर सकते हो डिग्री में भी। फिर आपने देखा था कोणीय वेग। कोणीय वेग हो जाएगा कोणीय विस्थापन बटा समय, यानी थीटा अपॉन समय यानी रेडियन अपॉन सेकेंड। कोणीय त्वरण क्या था? कोणीय वेग बटा समय था। कोणीय त्वरण को प्रदर्शित किया अल्फा से। अल्फा बराबर हो जाएगा ओमेगा बटा सेकेंड। ओमेगा खुद क्या था? रेडियन बटा सेकंड। तो अल्फा आ जाएगा रेडियन बटा सेकंड स्क्वायर, या कहें अल्फा बराबर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। तो इस प्रकार आज आपने कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण को समझा। ये सब चीज़ें बिल्कुल स्थानांतरण गति की तरह ही हैं। वहाँ पे स्थानांतरण गति में जो विस्थापन, वेग, त्वरण थे उसी तरह से सर्कुलर मोशन
की सिचुएशन में कोणीय विस्थापन थीटा है, कोणीय वेग ओमेगा है, कोणीय त्वरण अल्फा है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।